जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आंसर क्लासेस बलिया में, जहां 9वीं से 12वीं क्लास तक के सभी विषयों के सिलेबस एनसीईआरटी आधार पे कंप्लीट कराए जाते हैं। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा उस परमात्मा को, चाहे आप जिस रूप में जानते हो, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग कुछ न कुछ सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और दिल से प्रणाम करना चाहूँगा उन माता पिता और गुरुओं का, जिनके त्याग, मेहनत और आशीर्वाद से हमें कुछ सीखने का मौका मिला है। बच्चों, पढ़ाई सिर्फ हमें काबिल नहीं बनाती, बल्कि पढ़ाई हमें गलत और सही का फर्क भी सिखाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने से क्या होता है कि यही पढ़ाई एक दिन इस भीड़ से अलग और हमको कामयाब बना देती है। तो पढ़ाई की कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यह कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के द्वारा जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता का प्रादुर्भाव होता है, और साथ ही साथ भाषा और संस्कृति के रूप में इन सभी में एक रूपता भी पाई जाती है। अब यहाँ हम समझेंगे राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक राजनीतिक एकीकरण। सामाजिक और आर्थिक एकीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण वह होता है जहाँ पे शासन और सारे नियम कानून एक जैसा होता है। यानी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक जैसा नियम होता है, एक जैसा कानून होता है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लिए। तो हमारा ये हो जाता है राजनीतिक एकीकरण। यानी नियम कानून एक समान होते हैं, वो हमारा क्या होता है, राजनीतिक एकीकरण। एक होता है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण के अंतर्गत आता है, जैसे हमारे समाज में धर्म, जात, लिंग, किसी भी आधार पे भेदभाव न हो और सबको बराबरी का मौका मिले, उसे क्या कहते हैं हम, सामाजिक एकीकरण। उसके बाद आता है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण का होता है उस राष्ट्र में, उस देश में जनता के पास, सभी जनता के पास अपने आप को विकास करने का, यानी व्यापार करने का जो भी नियम कानून हो, एक जैसा हो। सभी जनता उस राष्ट्र में अपने को विकसित कर सके, ऐसा नाप तोल का पैमाना हो, ऐसे व्यापारिक नियम हो जो एक समान हो। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये आर्थिक एकीकरण हो जाता है। तो हम यह समझे राष्ट्रवाद क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे शब्द है यूरोप। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महाद्वीप है। तो महाद्वीप कैसे बने, थोड़ा सा हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। महाद्वीप कैसे बने देखेंगे। 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 20 20 करोड़
20 करोड़ वर्ष पहले आज हमारे जो 7 महाद्वीप है वो 20 करोड़ पहले पृथ्वी यानी भूखंड के एक टुकड़े थे, एक ही भूखंड के टुकड़े थे। यानी ये सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के टुकड़े थे जिनको पेंजिया पेंजिया कहा जाता था। और ये भूखंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और इस पानी को कहा जाता था पैंथा। यानी 20 करोड़ वर्ष पहले ये भूखंड एक ही था जिसका नाम था पेंजिया और ये पानी से घिरा हुआ था, इसको कहा जाता था पैंथालासा। अब क्या हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल, क्या हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ये भूखंड दो भागों में टूट गया। ये भूखंड दो भागों में टूट गया। इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसे अंगारा लैंड कहा गया और इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच में थोड़ा सा भाग था, ये तेथिस सागर सामने आया। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण इस भूखंड के दो टुकड़े हुए, एक बना अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। फिर इसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण कुछ समय के बाद ये दोनों भूखंड मिलकर 7 टुकड़ों में टूट गए, जिससे हमारे 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो यहाँ हम देखेंगे ये 7 महाद्वीप है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी ये 7 महाद्वीपों में ये बट गए। और यहाँ हम बात करेंगे यूरोप की। यहाँ हम बात करेंगे यूरोप की, यानी यूरोप में, इसी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ देखेंगे इस चैप्टर में हम प्रश्न को लेकर पढ़ेंगे। प्रश्न क्या क्या यहाँ से बनते हैं, तो उस प्रश्न को ही पहले लिखते हुए उसके बारे में उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ है प्रश्न है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू अपने 4 चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के सपनों के संसार का चित्रण किस प्रकार किया है, विवरण दीजिए। यानी एक फ्रांसीसी कलाकार था, उसने एक चित्र में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाया है, जो एक कल्पना दृश्य यानी सपनों का वो दुनिया था जो हकीकत नहीं बन सकता था। उसके बारे में ये प्रश्न है, इसके बारे में जिक्र है कि उस चित्र में क्या क्या विवरण है, विवरण को दीजिए। तो यहाँ देखिए 1848 एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू का सपना, जिसने दुनिया बदलने की कल्पना की, जहाँ हर इंसान आज़ाद हो, जहाँ हर देश एक गणतंत्र हो, उसने
चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उसने दिखाया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से बनी एक आदर्श एवं कल्पनादर्श दुनिया। यानी जनतांत्रिक और उस चित्र में जिसमें उसने दिखाया है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से बनी एक आदर्श एवं कल्पनादर्श दुनिया को। यानी इसको दिखाया, तो यहाँ हम समझेंगे जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र क्या होता है। जनतांत्रिक यानी जनता का शासन। जिस समय ये चित्र बनाया गया था उस समय फ्रांस में राजतंत्र का प्रभुत्व था, यानी राजा ही सब कुछ होता था। लेकिन यहाँ चित्र में क्या दर्शाया है, जनतंत्र यानी जनता के शासन के बारे में बताया है। सामाजिक गणतंत्र क्या होता है, यानी किसी भी जाति वर्ग लिंग किसी भी आधार पर वहां भेदभाव ना हो, इस चित्र में दर्शाया है। और इसमें ये भी है कि ये कल्पनादर्श दुनिया है। कल्पनादर्श मतलब ऐसी दुनिया जिसकी हकीकत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये क्या है, कल्पना पे ये आधारित दुनिया है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फेडिक्स आर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच की संधि 1848। ये चित्र है, इसमें 4 चित्रों की श्रृंखला है। एक चित्र यहाँ पे आ जाता है, दूसरा चित्र ये है, तीसरा चित्र ये है और चौथा चित्र आपका के बारे में 4 चित्रों की ये श्रृंखला है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चित्र की पहली श्रृंखला, एक लंबी कतार आगे बढ़ रही है। इसमें कौन है, यूरोप और अमेरिका के लोग, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग, स्त्री और पुरुष सभी वे क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी वंदना कर रहे हैं। यानी चित्र में पहला दृश्य है, यहाँ लोग ये क्या कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है और यहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन है, यूरोप और अमेरिका के लोग इस लाइन में सबसे आगे चल रहे हैं। तो वे क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी वंदना कर रहे हैं। ये रही स्वतंत्रता की प्रतिभा और ये लोग बढ़ रहे हैं और उसकी वंदना कर रहे हैं। उसके बाद इस चित्र का दूसरा श्रृंखला है, स्वतंत्रता एक महिला क्यों, यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा महिला। दूसरा दृश्य ये है। अब यह सवाल आता है कि चित्र की दूसरी श्रृंखला स्वतंत्रता एक महिला क्यों। तो इसमें हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता था। यहाँ भी वही प्रतीक है। स्वतंत्रता न्याय, शांति और पवित्रता का प्रतीक, जबकि पुरुष शक्ति और का प्रतीक। यानी महिला स्वतंत्रता, न्याय, शक्ति और पवित्रता की प्रतीक होती है, जबकि पुरुष युद्ध और शक्ति का प्रतीक होता है। तो इसलिए यहाँ पे महिला को ही प्रतिमा के रूप में लिया गया है, किसी पुरुष को नहीं लिया गया है। इसमें क्या है, उसके हाथ में क्या है, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का चार्टर है। यहाँ देखेंगे एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है और यहाँ दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का चार्टर है। यह क्या दर्शाता है, मानव अधिकारों का चार्टर मतलब अब अधिकार राजा नहीं देगा, हर इंसान खुद अपने अधिकारों के साथ जन्म लेता है। यानी इस चित्र में दिखाया गया है राजा का आदेश ही परम आदेश नहीं होगा, बल्कि जनता का शासन होगा। जनता के अधिकारों, हर इंसान खुद अपने अधिकारों के साथ जन्म लेता है। यानी जब इंसान जन्म लेता है तो उसके कुछ न कुछ अपने अधिकार होते हैं, तो वो अपने अधिकारों के साथ ही जन्म लेता है। इसके बाद चित्र की तीसरी श्रृंखला, ऊपर आसमान से क्या हो रहा है। ऊपर आसमान में क्या हो रहा है, तो ईसा मसीह, संत, फरिश्ते वे क्या कर रहे हैं, इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं।
इसका अर्थ दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच भाईचारे का संदेश। यानी यहाँ पे तीसरी चित्र की तीसरी श्रृंखला है, इसमें ईसा मसीह, संत और फरिश्ते ये लोग सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या? दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच भाईचारे का संदेश, यानी दुनिया के बीच आपसी प्रेम भाव बना रहे, उसका ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद आता है चित्र का चौथा श्रृंखला। जब आप उस प्रतिमा के पास पहुंचते हैं तो आप देखते हैं जमीन पर बिखरे हैं निरंकुश शासन के टूटे अवशेष अवशेष, जैसे राजशाही तानाशाही व्यवस्था संदेश साफ, पुरानी दमनकारी व्यवस्था खत्म हो रही है और नई आजादी जन्म ले रही है। यानी आप यहाँ देखेंगे चित्र में, यहाँ चौथा दृश्य ये है, यहाँ पे दिखाया है कि निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन का मतलब कि जिसका कोई अंकुश, जिस शासन पे कोई अंकुश ना हो उससे क्या कहते हैं? निरंकुश शासन। यानी राजा क्या होता था? राजा के बारे में धारणा होती थी कि भगवान के बाद राजा ही होता था और राजा का आदेश मानना सबसे बड़ा धर्म होता था। तो ये निरंकुश शासन की यहाँ पे जो निरंकुश शासन था उसके कुछ टूटे हुए अवशेष यहाँ पे बिखरे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि पुरानी राजतंत्र वाली जो व्यवस्था है उसका खत्म हो रहा है और एक नई आजादी जन्म ले रही है। लोग सिर्फ भीड़ नहीं हुए, अलग अलग राष्ट्रों के समूह में खड़े हैं। यहाँ जो लोग हैं वे केवल भीड़ नहीं है, अलग अलग राष्ट्रों के समूह में खड़े हैं। उनके कपड़ों से उनकी राष्ट्रीय पोशाक, उनके उनके कपड़ों से उनकी राष्ट्रीय पोशाक से मतलब हर देश अलग अलग, लेकिन सपना एक, स्वतंत्रता। सबसे आगे कौन? इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले ही राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। यानी इस इसका नेतृत्व, इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये केवल भीड़ नहीं है बल्कि अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग राष्ट्रीय पोशाक, हर देश अलग अलग, लेकिन स्वतंत्रता सबका उद्देश्य यही होता है। सबका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। अब इसमें इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है और स्विट्जरलैंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। राष्ट्र राज्य का मतलब ये होता है कि भले ही वो जैसे केंद्र में एक मजबूत शासन हो, केंद्र में एक मजबूत शासन हो और वहाँ की जनता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ी हो, वो क्या होता है? राष्ट्र राज्य होता है। केंद्र में एक मजबूत सरकार हो और वहाँ की जनता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हो, वो क्या होता है? एक राष्ट्र राज्य होता है। यहाँ पे एक और शब्द आता है, राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक का मतलब यह होता है कि ऐसा पोशाक जो एक देश का नेतृत्व कर रहा हो, उसको पहनने के बाद ऐसा लगे कि वो नागरिक, वो व्यक्ति उस देश का है, तो ये क्या बन जाता है? एक राष्ट्रीय पोशाक बन जाता है। अलग अलग देशों में सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय पोशाक भी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है? पुरुषों के लिए धोती कुर्ता पैजामा होता है और महिला के लिए क्या होता है? साड़ी होता है। ये हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय पोशाक होता है। ठीक, तो राष्ट्रीय ये पोशाक है। इनके पीछे कौन कौन है? फ्रांस, जिसे आप पहचान सकते हैं क्रांतिकारी तिरंगे से, और खास बात, फ्रांस अभी अभी स्वतंत्रता की प्रतिमा तक पहुंचा है। जर्मनी जो अभी बना ही नहीं था, फ्रांस के पीछे आता है। जर्मनी के लोग, उनके हाथों में झंडा है, काला, लाल और सुनहरा। स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसके सामने से जो भी देश गुजर रहे हैं, तो चित्र में ये दर्शाया गया है कि जो क्रॉस कर चुके हैं वो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं और जो अभी पीछे है वो अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने हैं। तो इस समय क्या है? जर्मनी अभी राष्ट्र राज्य नहीं बना है। जर्मनी के लोग, उनके हाथों में झंडा है, काला, लाल, सुनहरा। फिर भी ये झंडा क्या दर्शाता है? 1848 की
उदारवादी आशा। 1848 की उदारवादी आशा एक सपना की सभी जर्मन भाषी राज्य मिलकर एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र राज्य बनेंगे। यानी इस लाइन में जर्मनी पीछे है, अभी राष्ट्र राज्य बना नहीं है, लेकिन जर्मनी का उद्देश्य है कि हम भी एक क्या होंगे, एक दिन राष्ट्र राज्य जरूर बनेंगे। उस समय की बातें हैं। दुनिया के और देश भी शामिल है जो जर्मनी के बाद भी है। यानी जर्मनी तो अभी राष्ट्र राज्य नहीं बना है, लेकिन इसके बाद भी अन्य देश है जो अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने हैं, लेकिन राष्ट्र राज्य बनने के लिए उस लाइन में कतार में खड़े हैं। उसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रिया है, दो सिसिलियों की राजशाही है, लंबार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी हंगरी है और रूस है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चित्र सिर्फ एक कला नहीं, यह एक सपना है स्वतंत्रता का, समानता का, राष्ट्रवाद का। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हर देश आजाद हो और हर इंसान बराबर हो। 1848 में एक कलाकार ने वो दुनिया देख ली जो आज भी पूरी तरह सच नहीं हो पा रही है। यानी फ्रेडरिक सारियो के चित्र से हमें यही सीख मिलता है कि राजतंत्र में रहते हुए एक ऐसी दुनिया की वो कल्पना की जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो, समाज में समानता हो, देश में समानता हो और सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो, हमारे राष्ट्र से लगाव हो। ऐसी दुनिया की वो कल्पना की। लेकिन ये कल्पना, इस फ्रेडरिक सारियो का चित्र एक कल्पना दर्श ही था, क्योंकि हकीकत में हो पाना बहुत मुश्किल था। फिर एक प्रश्न आता है, फ्रेडरिक सारियो से संबंधित ही एक प्रश्न आता है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के चित्र के संदर्भ में बताइए कि यह किस प्रकार की एक कल्पना दर्शी दृष्टि दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। यह भी एक प्रश्न आता है। तो आप देखेंगे फ्रेडरिक सारियो के चित्र में विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की कल्पना दिखाई गई है, जो एक ऐसी दुनिया को दर्शाता है जहां सभी राष्ट्र स्वतंत्र और समान हो। यानी प्रजातांत्रिक यानी जनतंत्र, प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन, राजा का शासन नहीं, प्रजा का, जनता का शासन हो। और वहां पर किसी भी जाति धर्म और भेदभाव के जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। तो फिर वही यहाँ पे बात की गई है। और कल्पनादर्शी दृष्टि का अर्थ क्या होता है? यह दृष्टि कल्पनादर्शी है क्योंकि पूरे विश्व का एक साथ एक समान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आ जाना वास्तविकता में अत्यंत कठिन और लगभग असंभव है। यानी यह कल्पनादर्शी क्यों है? क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्रों का एक साथ आ पाना बहुत मुश्किल है। वो एक कल्पना ही किया जा सकता है, वो हकीकत, उसका हकीकत बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए इस चित्र को क्या कहा गया है? एक कल्पनादर्शी कहा गया है, यूटोपियन, कल्पनादर्शी। यानी हकीकत में बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चित्र में, लेकिन राजतंत्र में रहते हुए ऐसी कल्पना करना फ्रेडरिक सारियो की ये बहुत बड़ी महानता थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश। यानी इस चित्र में क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश है। यानी सभी राष्ट्र स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे लाइन से खड़े हैं और राष्ट्र राज्य बनना चाहते हैं। जो बन गया है वो आगे नेतृत्व कर रहे हैं, जो अभी नहीं बने हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। यानी उनका सपना है कि हम भी राष्ट्र राज्य बने, जहां जनता में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश हो। चित्र में सभी लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। यह तीन प्रमुख आदर्शों को दर्शाता है: स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, भविष्य के राष्ट्रवाद की झलक। सारियो ने अपने चित्र में जिन विचारों का प्रस्तुत किया है वही विचार आगे चलकर 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुए। फ्रेडरिक सारियो ने जब ये चित्र बनाया और ये चित्र की श्रृंखला दी, तो ये तो कहा गया कि ये कल्पनादर्शी है, इसका हकीकत हो पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन
जैसे ही समय बीतता है तो जो कल्पना अपने चित्र में की होती है फ्रेडरिक सार्वी ने, उस 19वीं शताब्दी तक आते आते उसकी झलक कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे देती है। कल्पना से वास्तविकता की ओर यह चित्र केवल एक सपना नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यूरोप के कई देशों में राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी इस चित्र को देखने के बाद, यह चित्र जब बना तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हकीकत भी कुछ बदलेगा, हकीकत में कुछ होगा। लेकिन ये चित्र बनने के बाद यूरोप में कुछ न कुछ उस चित्र के संदेश सामने जरूर आए और यूरोप के कई देश राष्ट्र राज्य बनने की श्रेणी में आ खड़े हुए। यूरोप में गहरा परिवर्तन। इस कल्पना ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत को बदल दिया। परिणाम स्वरूप नई राजनीतिक व्यवस्था बनी, लोगों की सोच में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता आई। हम निष्कर्ष देखेंगे इस प्रकार फ्रेडरिक सार्वी का यह चित्र एक कल्पनादर्शी दुनिया को दर्शाता है, जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद के रूप में वास्तविक परिवर्तन की नींव रखी। यानी कल्पना पे तो ये चित्र आधारित था, लेकिन राष्ट्रवाद की नींव भी इस चित्र में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। अब यहाँ हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक और प्रश्न की। यह प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। 2021 में। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे 2023 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। इन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए 2024 में, और फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की अगर मैं बात की जाए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की अगर मैं बात की जाए, तो इसमें आता है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। कभी कभी प्रश्न में एक ही साथ कारण पूछ देता है, और कभी कभी प्रश्न में पूछा था कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण बताइए, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण बताइए। कभी प्रश्न पूछ देगा फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण बताइए, कभी पूछ देगा फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण बताइए, कभी पूछेगा फ्रांस की क्रांति के सैनिक कारण बताइए, और कभी पूछेगा फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण बताइए। तो प्रश्न एक साथ भी पूछ सकता है और सभी के अलग अलग से भी पूछ सकता है। तो हम एक एक टॉपिक को हम डिटेल से आगे समझेंगे। अब इसमें फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण है, इसमें कुछ पॉइंट है। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा, मेरी एंतुआनेत, राजकीय अर्थव्यवस्था, अकर्मणीय शासन तंत्र या लापरवाह शासन तंत्र, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। यह निरंकुश राजतंत्र से समझेंगे। निरंकुश राजतंत्र वो होता है कि राजतंत्र तो होता है, केंद्र में एक ऐसी शक्ति होती है जो दमनकारी तरीके से जनता को परेशान करती है। वो राजा, राजतंत्र तो होता है, तो कुछ राजतंत्र में राजा क्या होता है कि जनता के बारे में सोचता है, जनता के सुख दुख में भाग लेता है। लेकिन निरंकुश राजतंत्र में क्या होता है, ये राजा जो होता है वो दमनकारी होता है। जनता का कोई भी बात हो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जनता को क्या चाहिए उससे उसको मतलब नहीं होता है। तो ये क्या होता है, निरंकुश राजतंत्र होता है। उसके बाद अयोग्य राजा। फ्रांस में लुई 14, 15, 16 जो भी शासक हुए, क्या हुए, ये अयोग्य साबित हुए, ये अयोग्य राजा थे। मेरी एंतुआनेत राजनीतिक भूमिका में, फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक भूमिका में मेरी एंतुआनेत जो लुई 16वें की पत्नी थी, उनका भी बड़ा योगदान था। कारण ये था कि राजनीति के बारे में उनका कोई भी जानकारी नहीं था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर से राजकीय अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के पीछे उसके अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर देश की अर्थव्यवस्था सही रहती है तो वो देश आगे प्रगति करता है। लेकिन फ्रांस की राजकीय अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई, तो फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण इसमें राजनीतिक भी आ जाता है। अकर्मणीय शासन तंत्र यानी लापरवाह शासन तंत्र।
यानी शासन तंत्र था लेकिन लापरवाह था। उसके बाद आता है प्रशासनिक अराजकता। प्रशासन था लेकिन उसमें अराजकता थी, ऊंचे ऊंचे पद पैसे में बिक जाते थे। तो क्या हुआ था, प्रशासनिक अराजकता थी। जो लोग पैसे से खरीद कर ऊंचे पद पर बैठे होते थे वो जनता का शोषण करते थे। तो ये प्रशासनिक अराजकता हुआ, एक भ्रष्ट नौकरशाही एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। यानी जब ऊंचे ऊंचे पद पैसे पे बिक जाएंगे तो जो भी अधिकारी, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा तो वो क्या करेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हनन करेगा। तो इसका भी एक कारण होता है। तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, लुई चौदहवा। लुई चौदहवा पूर्ववंश, लुई चौदहवा 1643 1715। राजा के पास असीमित शक्ति, कोई प्रतिनिधि सभा नहीं, मैं ही राज्य हूं की नीति, विशाल अस्थायी सेना, सामंतों की शक्ति, समाप्त प्रशासन का केंद्रीकरण, परिणाम पूरा शासन राजा के नियंत्रण में, स्थानीय संस्थाएं कमजोर हो गई है, जनता की भागीदारी शून्य। जनता की भागीदारी शून्य हो गई। यानी लुई चौदहवा जब गद्दी पर बैठा तो वो उसका शब्द था कि मैं ही राज्य हूं। यानी मैं ही राज्य हूं, जो भी शासन, जो भी आदेश, परम आदेश जो भी जारी होगा मेरे द्वारा जारी होगा। वहां की जनता हमको ही भगवान सब कुछ अपना समझेंगी। मैं ही राज्य हूं। उससे क्या हुआ, पूरा शासन राजा के नियंत्रण में आ गया और स्थानीय संस्थाएं कमजोर हो गई। जब भी केंद्रीकरण किसी भी शासन का होता है तो स्थानीय संस्थाएं थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। इसमें क्या हुआ कि पूरा शासन राजा के नियंत्रण में हो गया तो केंद्रीय स्थानीय संस्थाएं भी कमजोर हो गई और जनता की भागीदारी शून्य हो गई। स्थानीय संस्थाएं ही जनता की आवाज को राजा के पास पहुंचा सकती थी, लेकिन राजा प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया और स्थानीय संस्थाएं कमजोर हो गई और जनता की भागीदारी शून्य हो गई। जनता की आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाई। उसके बाद आता है लुई 15वां। दरबारियों के प्रभाव में नियंत्रण, फ्रांस लगातार युद्धों में उलझा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, परिणाम आर्थिक और सैन्य कमजोरी, अत्यधिक खर्च और षड्यंत्र, राजा जनता से दूर, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारी मनमानी करने लगे, जनता की समस्याएं अनदेखी, असंतोष पूरे देश में फैल गया और यही बना फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण। यानी लुई 15वां दरबारियों के प्रभाव में निर्णय लेता था। यानी लुई 15 स्वयं निर्णय न लेकर दरबारियों के प्रभाव में आकर निर्णय लेता था। तो वो जनता की समस्याओं से, जनता की समस्याओं को समझ नहीं पाता था और फ्रांस उस समय लगातार युद्धों में उलझा हुआ था, जिससे आर्थिक और सैन्य कमजोरी, अत्यधिक खर्चे भी होने लगे। फ्रांस को कमजोर होने में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राजा जनता से दूर, प्रशासन में भ्रष्टाचार, राजा जनता से दूर भी थे, शासन में भ्रष्टाचार भी होता था, अधिकारी मनमाने तरीके से काम करते थे। कुल मिलाकर असंतोष पूरे देश में फैल गया और जब पूरे देश में असंतोष फैल जाता है तो मानकर यही चलिए कि जनता असंतुष्ट हो जाती है और जनता जब असंतुष्ट होती है तो जन्म होती है क्रांति की, और यही हुआ फ्रांस में। अयोग्य राजा। अयोग्य राजा की अगर मैं बात करें तो यहाँ लुई 16वें के बारे में हम क्या करेंगे। लुई 16वां इसी के समय 1789 जो फ्रांस की क्रांति है इसी के समय शुरू हुई। तो लुई 16वां एक अयोग्य शासक था जिसमें इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता की कमी थी। गद्दी पर बैठने के बाद उसने स्वयं कहा उसे शासन का ज्ञान नहीं, राज्य की समस्याओं में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं। उसकी उसकी अक्रमणीयता का उदाहरण, जब उसका मंत्री मैले सर्व त्याग पत्र देने आया तो राजा ने कहा कि वह भाग्यशाली है जो पद छोड़ सकता है, लेकिन राजा नहीं। वह शासन को बोझ समझता था और उससे मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचता रहता था। बार बार मंत्रियों की नियुक्ति की, लेकिन दृढ़ निर्णय न होने के कारण उन्हें हटा देता था। सामंतों और रानी के दबाव में आकर कई योग्य मंत्रियों को पद से
यानी जब राजा ही ऐसा हो जाए जो जनता के बारे में ना सोचे, देश के बारे में ना सोचे, उसके अंदर कोई भी निर्णय लेने की क्षमता ना हो, क्या गलत क्या सही उसके बारे में मालूम ही ना हो, और दरबारियों के और अपनी रानी के कहने पे कोई काम करे, तो वहां पे क्रांति ही जन्म लेगी। रानी के बारे में आगे पढ़ेंगे, रानी कितनी लापरवाह थी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रानी कितनी समझदार थी आप आगे खुद देखेंगे। लुई सोलहवा की पत्नी का नाम था मेरी एंतुआनेत। मेरी एंतुआनेत उनकी समझदारी के किस्से इसमें आप पढ़ेंगे। मेरी एंतुआनेत लुई सोलहवे की पत्नी थी। वह ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री थी और सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। वो अक्सर राजनीति में दखल देती थी, अपने चापलूसों से राजा के कार्य करवाती थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होने के कारण वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। फ्रांस में नफरत के कारण ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए फ्रांसीसी लोग उसे विदेशी और षड्यंत्रकारी ऑस्ट्रियन कहते थे। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजय का जीता जाता उदाहरण थी। प्रतिक्रियावादी सोच जो किसी भी प्रकार के सुधारों के खिलाफ थी, उसे आम जनता की समस्याओं से कोई समझ नहीं थी। यानी लुई सोलहवे की पत्नी मेरी एंतुआनेत, ये क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। निरंकुश राजतंत्र का मतलब वही जहां राजा का शासन हो और जनता पर एक तरह से दमनकारी तरीके से उनकी समस्याओं का तरह से हनन किया जाता हो, उनकी समस्याओं को दबाया जाता हो, वही निरंकुश राजतंत्र होता। उसमें उनका विश्वास था। ये मेरिया थेरेसा की पुत्री थी और जोसेफ द्वितीय की बहन थी। ये लोग भी जानते थे कि मेरी एंतुआनेत राजनीति में कोई दिलचस्पी, कोई इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप बार बार करती थी। होने का निरंकुश फ्रांस में अप्रतिक्रियावादी, वह किसी भी प्रकार के सुधारों के खिलाफ थी। उसे आम जनता की समस्याओं से कोई समझ नहीं थी। यानी रानी को आम जनता से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं था। प्रसिद्ध कथन, रानी का प्रसिद्ध कथन सामने आता है। ये प्रसिद्ध कथन को देखने के बाद ही आपको पता चले कि रानी कितनी समझदार थी। इसमें हुआ कि जब लोग रोटी की मांग कर रहे थे, उसने कहा यदि रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। इससे उनकी उसकी जनता से दूरी साफ दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति से अनजान, उसे यह भी पता नहीं था कि केक रोटी से ज्यादा महंगा होता है। वह देश की आर्थिक स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। यानी एक बार जब जनता भूख से तड़प रही थी और एक एक जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही थी, जनता रोडों पे उतर आई और रोटी की मांग करने लगी, तो रानी सामने आती है और बोलती है कि जब रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खा लो। उनको पता ही नहीं है कि रोटी महंगा है या केक। तो इस बात से, इस कथन से रानी की समझदारी का आप पता लगा सकते हैं। और जिस समाज में, जिस राष्ट्र में ऐसी रानी हो, तो वहां क्रांति होना कोई बड़ी बात नहीं है। चेतावनी की अनदेखी, उसकी माँ और भाई ने राजनीति से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि उसने इन बातों को नजरअंदाज किया। यानी मेरी एंतुआनेत, इनकी माताजी और भाई जोसेफ द्वितीय, इन दोनों ने रानी को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन रानी उनकी बात नहीं मानी। उन सबको पता था कि राजनीति के बारे में इनको कोई पता नहीं है, और राजनीति में जब हस्तक्षेप करेगी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस सामने आएगा। और वही फ्रांस में भी हुआ। क्रांति में होने उनके हस्तक्षेप और गलत नीतियां फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बनी। क्रांति के बाद राजा को फांसी तक पहुंचाने में उसकी षड्यंत्रकारी पूर्ण नीतियों का बड़ा योगदान था। यानी क्रांति के बाद जब राजा को फांसी दी गई, फांसी पर चढ़ाया गया, तो अनेक कारण तो थे ही, लेकिन उसमें से रानी एंतुआनेत की षड्यंत्रकारी नीतियां भी थी, जो राजा को फांसी के तख्ते तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह बुर्बो वंश ने सत्ता की ऊंचाइयां दी। यानी बुर्बो वंश ने सत्ता की ऊंचाइयां दी, लेकिन उसी वंश की कमजोरियों ने क्रांति को जन्म दे दिया। यानी बुर्बो वंश के जो पुराने
शासक हुए, वो सत्ता की ऊंचाइयां दी, साम्राज्य को बेहतर से बेहतर स्तर तक ले गए। लेकिन उसी वंश के राजाओं की कमजोरियों के कारण, पूर्व वंश की कमजोरियों के कारण क्रांति की जन्म हुई और फ्रांस में क्रांति हुई। अब यहाँ पढ़ेंगे राजकीय अर्थव्यवस्था। राजकीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं हम, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी देश या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो तो वो देश विकास नहीं कर पाता है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कमजोर क्यों होती है? वहाँ नाप तौल, नियम कानून, व्यापारिक जो नियम होता है एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। इस तरह व्यापारियों में एक कंफ्यूजन बना रहता है और उस तरह व्यापारी ठीक से ना अपने को ग्रोथ कर पाते हैं और ना उस देश की तरक्की हो पाती है। तो राजकीय अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक धन में अंतर। अब इसमें क्या है कि निजी एक धन होता है और एक सार्वजनिक धन होता है। किसी भी देश का एक निजी धन होता है। जैसे मानकर चलिए कि हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को भी पेमेंट मिलता है, तो जो भी पैसा मिलता है कार्यकाल सेवा के दौरान तो उनका निजी संपत्ति हो गया। लेकिन अगर कहीं राष्ट्रपति जा रहा है, देश के लिए जा रहा है, उस पर खर्च किया जा रहा है, तो राजकीय कोष से खर्च किया जाता है, तो उसका धन एक सार्वजनिक धन हो जाता है और वो देश का खर्च होता है। तो दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि राजा का व्यक्तिगत जो संपत्ति और राजकोष दोनों एक जैसा हो गया। मतलब जो राजकोषीय धन था उसका भी प्रयोग राजा के व्यक्तिगत जीवन में होने लगा। राजा के व्यक्तिगत जीवन, राजा अपनी इच्छा से राजकोष का उपयोग करता था। राज परिवार का अनियंत्रित खर्च, राज एक तो राजकोष के धन का उपयोग तो किया ही जा रहा था, लेकिन उसका हिसाब किताब ही नहीं था, खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं था। आर्थिक स्थिति के अंदर थी कि राजा और दरबारियों को राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, बिना सोचे समझे खर्च जारी रखा। यानी आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं कि धन कितना राष्ट्र में आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी और खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। यानी इनकम बहुत कम था और खर्चा बढ़ रहा था। वो भी खर्चा राष्ट्र पे ना होकर कुछ व्यक्ति समूहों पे होता था, जिससे जनता में असंतोष फैल गई और क्रांति जन्म ली। आय कम और खर्च ज्यादा, यानी राष्ट्र में इनकम का स्रोत बहुत कम हो गया था और खर्चा बढ़ गया था। खर्चा भी बढ़ा था तो कुछ व्यक्ति समूहों के भोग विलासिता के कारण बढ़ा था और उस पर ही खर्चा होता था। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, उससे विशेषाधिकार था, वो किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था, जबकि सारे राजकीय कोष का फायदा वही उठाता था। जबकि जो तीसरा वर्ग था वो सारे टैक्स वही पे करता था, जबकि उन्हें विशेषाधिकार ही नहीं था। तो जब सारे राजकीय कोष का खर्चा ये लोग अपने पे करने लगे तो जनता नाराज हुई और जन्म ली एक क्रांति। योग्य मंत्रियों की सलाह ठुकराई गई। तुर्गो, नेकर, मिराबो जैसे योग्य लोगों ने सुधार की सलाह दी। राजा ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। दरबारियों और रानी के प्रभाव में गलत निर्णय दिए गए। यानी लुई 16वें से पहले भी राजा थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा काम किया कि अपने जो भी मंत्री थे सलाह वो लोग लेते थे, लेकिन लुई 16वें के समय एकदम मंत्रियों के सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया और दरबारियों और रानी के प्रभाव में आकर कोई भी निर्णय लिया जाने लगा। और रानी के बारे में आप लोगों ने समझा कि वो कितना समझदार थी। जब रानी को पता नहीं है कि केक मांगा है कि रोटी, तो फिर उस रानी की सलाह पर कोई भी निर्णय अगर में लिया गया हो तो क्या उससे देश तरक्की कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके बाद आता है अकर्मणीय लापरवाह शासन तंत्र। अकर्मणीय या लापरवाह शासन तंत्र, यानी शासन तो था लेकिन लापरवाही से होता था। इसमें क्या है, मजबूत शासन की आवश्यकता है। निरंकुश राजतंत्र के लिए मजबूत प्रशासन जरूरी होता है। निरंकुश राजतंत्र होता है तो मजबूत प्रशासन, यानी निरंकुश शासन मतलब एक तरह से दमनकारी शासन होता है। जनता कोई भी आवाज उठाई उसको
दबाने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर में वो कमजोर शासन हो जाएगा तो वो उसका आवाज कैसे दबेगा? तो निरंकुश शासन, मजबूत शासन के, निरंकुश राजतंत्र के लिए मजबूत प्रशासन जरूरी होता है। लुई 14 क्या था? वह योग्य शासक था, योग्य मंत्रियों का चयन करता था, इसलिए शासन सही चला। लुई 16वें क्या किया? उसने कोलबैर और रिसलू जैसे योग्य मंत्री नहीं मिले, जो मंत्री थे उनकी भी योग्यता की अनदेखी कर दी गई, कई योग्य मंत्रियों को भी हटा दिया गया। यानी लुई 14वें और लुई 16वें में डिफरेंट क्या है कि लुई 14वें के समय जो मंत्री होते थे, इसके समय केंद्रीय प्रशासन बहुत मजबूत था, वो मंत्रियों के सलाहों को लेकर चलता था। लेकिन लुई 16वें के समय वो मंत्रियों के सलाह को नजरअंदाज करने लगा और दरबारियों और रानी के सलाह पे काम करने लगा। इससे क्या हुई? जनता असंतुष्ट हुई और क्रांति जन्म ली, मध्यम वर्ग की अनदेखी। जब फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम और द्वितीय स्टेट क्या था? विशेषाधिकार था, वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। लेकिन तृतीय वर्ग में क्या? सभी टैक्स वही देते थे। इसमें कुछ लोग ऐसे हुए जो व्यापारी वर्ग, व्यापार व्यापारी बनकर निकले और अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर अच्छे पद पे पहुंचाए और व्यापार से पैसा भी कमाए। इस तरह एक नया वर्ग तृतीय स्टेट से ही निकलकर सामने आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। राजा ने सामंतों का विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग का सहारा लिया, लेकिन मध्यम वर्ग को मान्यता और अधिकार नहीं दिया। यानी सामंतों का विरोध करने के मध्यम वर्ग का तो सहारा लिया, लेकिन मध्यम वर्ग का जो अधिकार है वो राजा नहीं दिया। मध्यम वर्ग का अधिकार क्या हो सकता है? जैसे 2 स्टेट में सामंतों क्या था? सामंतों को विशेषाधिकार था, लेकिन मध्यम वर्ग को सहारा लिया, लेकिन विशेषाधिकार मध्यम वर्ग को नहीं दिया, क्योंकि वो तृतीय स्टेट में ही वो लोग आते थे, समाज का तीसरा हिस्सा होते थे, इसलिए सहारा नहीं दिए। मध्यम वर्ग भी राजा से नाराज हो गया। उसके बाद सामंत वर्ग की स्थिति। लुई 16वें के समय सामंत वर्ग विलासी, अयोग्य और लापरवाह हो चुका था। सामंती वर्ग लुई 16वें के समय विलासी, अयोग्य और लापरवाह हो चुका था। सामंती वर्ग भी क्या था? सामंत वर्ग ये था कि सामंत वर्ग भी राजा को सलाह देता था। राजा के जो भी टैक्स होते थे उस क्षेत्र का राजा अपने पूरे क्षेत्र को सामंतों में बांट दिया था। टैक्स भी वसूलना इन्हीं का काम होता था, लेकिन ये लोग लापरवाही करते थे, टैक्स सही से वसूल नहीं पाते थे, किसानों पे शोषण करते थे, और बीच का जो भी पैसा होता था ये सामंती वर्ग हड़प लेते थे, वो पैसा राजा के पास भी नहीं पहुंच पाता था। तो सामंती वर्ग की स्थिति लुई 16वें के समय सामंती वर्ग विलासी, अयोग्य और लापरवाह हो चुका था, यानी राजा की तरह भोग विलास में यह भी विलीन हो गया था। प्रतिनिधि सभा। लगभग 125 वर्षों तक स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई, जनता की आवाज पूरी तरह दब गई। यानी 175 वर्षों तक जनरल स्टेट की बैठक नहीं हुई। राजा का तो शासन होता था, लेकिन जनरल स्टेट का बैठक होता था, उसमें प्रतिनिधि सभा जाते थे, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते थे, जनता के सामने बैठते थे और सुनाते थे। जनता को लगता था कि हाँ ये अच्छा है, तो वो निर्णय लेता था कि उसके पक्ष में निर्णय लेता था। अगर अच्छा नहीं लगता था तो वो निर्णय नहीं लेता था। ये राजा के ऊपर निर्भर होता था, लेकिन समस्याएं तो जाती थी। जब स्टेट जनरल का बैठक होता था तो समस्याएं राजा के पास जरूर जाती थी, लेकिन 175 वर्षों में स्टेट जनरल का कोई बैठक ही नहीं हुआ, कोई जनता का समस्या राजा के पास पहुंचा ही नहीं। तो क्या होगा? ऐसे में जनता असंतुष्ट हो गई और एक क्रांति फ्रांस में जन्म ली। स्थानीय संस्थाओं का पतन। शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, स्थानीय संस्थाएं निष्क्रिय हो गई, छोटे कार्यों में भी केंद्र पर निर्भर था। गांव के खर्च की मरम्मत जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ी। क्या हुआ कि जैसे ही शासन का केंद्रीकरण हुआ, जैसे ही शासन का केंद्रीकरण हुआ, स्थानीय संस्थाएं कमजोर हो गई। यानी जो भी शासन चलता था वो केंद्र से चलता था, स्थानीय संस्थाएं होती थी वो कमजोर पड़ गई। जब स्थानीय संस्थाएं कमजोर पड़ी तो जनता की आवाज, जनता की समस्याएं राजा के पास नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में क्या हुआ? गांव का भी छोटा मोटा जो भी खर्च और मरम्मत होता था वो भी केंद्र सरकार से ही किया जाता था। यानी स्थानीय संस्थाओं को उस समस्या को हल करने का अधिकार भी छीन लिया गया, वो टोटल केंद्र द्वारा होने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी
समस्याएं आती थी वो केंद्र तक पहुंचने में लेट भी होती थी, सरकारी कामों में लेट होता, स्थानीय संस्थाएं उससे दूर होने लगी। तो इस तरह भी जनता की जब समस्याएं सामने सुनी नहीं जाएगी तो जनता में असंतोष फैलेगा और क्रांति जन्म लेगी। इसके बाद आता है प्रशासनिक अराजकता। प्रशासनिक अराजकता का मतलब प्रशासन में जो भी पद पे बैठे व्यक्ति है वो सही तरीके से अपने सिस्टम के अनुसार काम नहीं करते थे, प्रशासनिक अराजकता फैल गई, जनता की समस्याओं को वो लोग नहीं सुनते थे। तो देखते हैं केंद्रीकरण लेकिन कमजोर नियंत्रण, प्रशासन का केंद्रीकरण तो हुआ लेकिन केंद्रीय सरकार कमजोर थी। प्रशासनिक अराजकता प्रशासन का केंद्रीकरण तो हुआ लेकिन केंद्रीय सरकार कमजोर थी। यानी अगर मैं प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ और केंद्र में मजबूत सरकार नहीं रहेगी, शासन करने वाला केंद्र में मजबूत नहीं रहेगा तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। स्थानीय प्रशासन में अराजकता, केंद्र कमजोर होने से स्थानीय स्तर पर अव्यवस्था फैल गई, प्रांतों पर नियंत्रण कमजोर, विभिन्न प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यानी स्थानीय प्रशासन में अराजकता आ गई, केंद्र जब कमजोर हो गया, जब केंद्र का नियंत्रण देश से खत्म हो गया तो स्थानीय संस्थाएं धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर अव्यवस्था फैल गई और विभिन्न प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर हो गया। देश का विभाजन, फ्रांस कई भागों में बटा हुआ, धार्मिक प्रशासनिक और शैक्षणिक इकाइयां अलग अलग थी। फ्रांस उस समय भी कई भागों में बटा हुआ था, प्रशासनिक धार्मिक प्रशासनिक शैक्षणिक इकाइयों में बटा हुआ था, नए प्रांतों में बदलाव नहीं, हाल ही में जोड़े गए प्रांत जैसे ब्रितानी प्रोवांस, वहां के कानून और संस्थाएं वैसे ही बनी, अलग अलग कानून व्यवस्था, पूरे फ्रांस में लगभग 285 अलग अलग कानून प्रणाली, कोई एक समान कानून नहीं। यानी फ्रांस में जो शासन व्यवस्था थी और वहाँ का जो कानून था एक बराबर नहीं था, अलग अलग कानून थे और ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानियां होती थी। हर अलग स्थान के लिए अलग नियम और कानून होते थे, चाहे वो व्यापारिक कानून हो चाहे वो राजनैतिक कानून हो, सब अलग अलग होते थे। ऐसे में जनता में दिक्कतें बढ़ने लगी, व्यापार में बाधा, देश में आर्थिक एकता नहीं थी, अलग अलग जगहों पर चुंगी लगती थी, व्यापार करना कठिन हो गया था, फ्रांस में कानून एकरूपता का अभाव था और भ्रष्ट शासन तंत्र बुर्जुआ वर्ग के लिए विशेषकर और संपूर्ण समाज के लिए सामान्यतः कष्टदायक बन गया। यानी व्यापार में बाधा इसलिए होने लगी कि व्यापारिक जो नियम कानून थे वो सब अलग अलग थे, टैक्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग लगता था, एक ही राष्ट्र में रहते हुए अलग अलग टैक्स होता था। एक व्यापारी यहाँ से वहां तक जाते थे तो वहां अलग नियम कानून और टैक्स देना पड़ता था, इसलिए व्यापारिक वर्ग भी असंतुष्ट हुआ और जनता भी असंतुष्ट हुई और क्या विशेषकर संपूर्ण समाज के लिए समानता कष्टदायक बनी और जन्म क्या ली, एक क्रांति। इसके बाद आता है भ्रष्ट नौकरशाही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। अब इसमें क्या होगा कि जब शासन पर ऊंचे ऊंचे पदों पर पैसा देकर व्यक्ति बैठेगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत होता है। पदों की खरीद फरोख्त, यानी सरकारी पदों पे, सरकारी उच्च पदों पे योग्यता के अनुसार भर्ती ना होकर पैसे पे खरीदा जाता था, उस सीट को पैसे पे खरीद लिया जाता था और जो पैसे पे उस कुर्सी पे बैठेगा वो जनता की बात को अनदेखी करेगा। यही हुआ फ्रांस में, ऐसे योग्य लोगों को अवसर नहीं मिला। यानी फ्रांसीसी कुर्सी प्रशासन, फ्रांस के प्रशासनिक कुर्सी पर अयोग्य व्यक्ति बैठे पैसे के दम पर और अयोग्य व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाए। इससे क्या हुआ, भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी मिले, रिश्वतखोर और भ्रष्ट होते गए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक तरह से अंत हो गया। यानी लोगों की समस्याएं वो अधिकारी नहीं सुनते थे, अपने पेट भरने में ही लग जाते थे। तो इस तरह लोगों की आज़ादी का सम्मान नहीं था, सरकार मनमानी करती थी और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं थे। यानी जब पैसे पे कोई अधिकारी बैठा तो वो जनता के बारे में न सुनकर अपने पेट भरने के बारे में ही सुनता था। तेत्र द कासे, तेत्र द कासे यह एक प्रकार का शाही वारंट था, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता
था, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। लेत्र द कासे से हमें याद होगी, अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े होंगे तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, जो 1919 का है। रॉलेट एक्ट में भी लगभग इसी तरह का नियम था। और जब इस तरह का वारंट जनता के सामने आता है तो जनता प्रतिक्रिया तुरंत देती है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया तुरंत हुई, जलियांवाला बाग वहां हुआ कांड, और यहाँ भी प्रतिक्रिया तुरंत हुई और जनता क्रांति पे तुल गई। कानून का महत्व खत्म, कानून का कोई महत्व नहीं रह गया, राजा की इच्छा ही कानून बन गई। पूरे देश में तानाशाह माहौल था। यानी कानून कानून का महत्व खत्म, यानी जो राष्ट्र के कानून थे वो कानून नहीं था। राजा अपने अनुसार अपने हिसाब से नियम कानून बनाता था और जो बोलता था वही कानून बन जाता था। तो इस तरह जनता में असंतोष की भावना फैल गई। निरंकुश राजतंत्र की स्थिति। राजतंत्र अयोग्य और निरंकुश था, शासन भ्रष्ट नौकरशाही के हाथों में था, प्रशासन पूरी तरह असफल हो चुका था। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। फ्रांस में सामाजिक बदलाव हो रहे थे, बुर्जुआ वर्ग में जागरूकता बढ़ रही थी, लोगों में राजनीतिक चेतना आ रही। यानी फ्रांस में ऐसी घटनाएं जब चल रही थी तो फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी सामने आ रही थी। फ्रांस में सामाजिक बदलाव होते, बुर्जुआ वर्ग में जागरूकता बढ़ रही थी और लोगों में राजनीतिक चेतना, यानी लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जग रही थी। लोगों को यह आभास होने लगा कि राजा मेरे लिए कितना उपयोगी है और राजा मेरे लिए कितना अनुपयोगी है। राजा कितना हम पे शोषण करता है, इसलिए राजा के शासन यानी राजतंत्र को हमको उखाड़ कर फेंकना होगा और एक नए शासन जनतंत्र की स्थापना करनी होगी। सुधारों का विरोध। जो सुधारों के खिलाफ जो सुधारों के खिलाफ था उसने अपने आंखें बंद कर ली थी, किसी भी राजनीतिक सुधार को स्वीकार नहीं। यानी देश में माहौल ऐसा बन गया कि जो अगर मैं सुधार की बातें भी करता था उसको इस तरह दबाया जाता था कि वो भी चुपचाप हो जाता था और कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता था। और इस तरह राजनीतिक सुधार को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कोई भी राजनीतिक सुधार सामने आता था तो उसको स्वीकार भी नहीं किया गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष। भ्रष्ट शासन प्लस आजादी की कमी, जनता में असंतोष। यही असंतोष आगे चलकर क्रांति का कारण बना। फ्रांसीसी क्रांति की नींव यही से शुरू हुई। यानी जब भ्रष्ट शासन था और आजादी की कमी, भ्रष्ट शासन और आजादी की जब कमी होगी तो जनता में क्या होगा? असंतोष होगा। और यही असंतोष आगे चलकर क्रांति का कारण बनी। फ्रांसीसी क्रांति की नींव भी यही से शुरू हुई। तरह से कहेंगे फ्रांस का राजतंत्र निरंकुश, भ्रष्ट और जनता से कटा हुआ था। समाज बदल रहा था पर सत्ता ने सुधारों को नजरअंदाज किया। बढ़ता असंतोष अंततः क्रांति में बदल गया। इससे स्पष्ट हुआ कि जनता की अनदेखी करने वाला शासन टिक नहीं सकता। यानी निरंकुश राजतंत्र में कोई भी शासक हो वो जनता के प्रति दमनकारी नीति तो पालन करता ही है, लेकिन वो ध्यान भी देता है कि जनता कहाँ कोई कदम, कोई कहाँ विद्रोह कर रहा है, सब पे वो ध्यान नजर गड़ाए रहता था। लुई 16 से पहले जितने भी शासक हुए, लुई 14, लुई 15, सभी ने अपनी प्रजा पे नजर गड़ाए थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन लुई 16 पूरी तरह से लापरवाह हो गया। जनता में जो असंतोष बढ़ रहा था उसका पता नहीं लगाया और एक तरह से इसकी अनदेखी करता रहा और क्रांति की जन्म हुई। जब आवाज दबती है तो एक दिन वही इतिहास बनती है। अगर फ्रांस की जनता संघर्ष से पीछे हट जाती तो आज का मजबूत फ्रांस कभी नहीं बनता। इसलिए अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही असली साहस है, क्योंकि बदलाव उन्हीं को मिलता है जो हार नहीं मानते। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र हो, जब वहां का शासक अत्याचार करने लगता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, तो जनता को सामने आना चाहिए, आगे आने से नहीं हटना चाहिए। अगर फ्रांस की जनता उस समय पहले असंतोष को दबाने के लिए सामने नहीं आती, फ्रांस की जनता क्रांति नहीं करती, तो आज जो मजबूत फ्रांस हम देख रहे हैं वो फ्रांस का स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदला जरूर होता।
लेकिन जनता ने देखा और आवाज उठाई और वहां एक तरह से राजतंत्र को बदलकर जनतंत्र जनतंत्र की व्यवस्था। तो यानी किसी भी राष्ट्र की जनता को, किसी भी देश की जनता को अगर किसी राजा या शासक द्वारा अगर अत्याचार किया जा रहा हो, भ्रष्टाचार देश में चल रहा हो और जनता आवाज नहीं उठा रही है, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फ्रांस की जनता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, फ्रांस की क्रांति हुई और यही फ्रांस आज एक मजबूत फ्रांस के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल आंसर क्लासेस बलिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।